गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था रासायनिक गतिकी चैप्टर में, तो उसमें हमने क्या बताया था बच्चों, रासायनिक गतिकी चैप्टर में हमने आपको बताया था रासायनिक गतिकी के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, और उसके बाद हम बताए थे अभिक्रिया का वेग। तो बच्चों हम वही टॉपिक से आगे निकलते हैं अब। तो देखिए कहता है क्या है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब बच्चों आप लोगों को हमने बताया था अभिक्रिया का वेग। इसका डिफिनेशन भी नोट कराया था लास्ट लेक्चर में। क्या बताया था बच्चों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि प्रति एकांक समय में अभिकारक के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और इस पर हमने व्यंजक बताया बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारा अभिकारक यहाँ पर क्या है बच्चों, हमने एक ए अभिकारक लिया है और हमारा प्रतिफल क्या है बच्चों, बी प्रतिफल है। तो हम करते क्या है कि यहाँ पर रखें, यदि अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बच्चों अगर मान लो माइनस डेल्टा ए है और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन क्या है, प्लस डेल्टा बी। बच्चों हमने ये बताया था कि अभिकारक के सांद्रण में अभिक्रिया के दौरान होता क्या है कि कमी होता है, और प्रतिफल के सांद्रण में क्या होता है बच्चों, वृद्धि होता है। हमने आपको बताया था इसके लिए, जैसे अगर मान लो बच्चों अगर इसको हम छोटे तरीके से समझाएं, यहाँ पर आप ध्यान देना थोड़ा। अगर ए अगर अभिकारक है और कोई बी प्रतिफल बना रहा है बच्चों, अगर मान लीजिए हमारे पास ए के 2 मोल पदार्थ है, कितने मोल पदार्थ है, ए 2 मोल पदार्थ है, तो बच्चों जितना मोल ए है उतना ही मोल बी बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ की कोई भी मात्रा नष्ट नहीं होती है। तो यानी कहने का मतलब है बच्चों कि अगर 2 मोल ए है हमारा और उससे क्या बनना है, बी बनना है, तो होता क्या है कि जब अभिक्रिया हम शुरू करते हैं तो बच्चों मान लो कि हमारा यहाँ पर अभिक्रिया को होने में टोटल टाइम जो लग रहा है वो 2 मिनट लग रहा है। कितना मान लेते हैं बच्चों, 2 मिनट लग रहा है टाइम, ठीक है। तो 2 मिनट टाइम लग रहा है कितना बनाने में, 2A को 2B बनने में कितना लग रहा है, 2 मिनट का टाइम लग रहा है बच्चों। तो देखो 2 मोल सांद्रण और 2 मिनट क्या हो गया, समय। तो अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 मोल पर मिनट, यानी कि सांद्रण में परिवर्तन 2 और समय भी कितना लगा, 2 मिनट। तो 2/2 यानी कि 1 मोल पर मिनट के स्पीड से क्या हो रहा था, अभिक्रिया हो रहा था। तो बच्चों इसका मतलब है कि पहले मिनट में क्या हुआ होगा, 1 मोल जो है ए किस में चेंज हो गया होगा, बी में कन्वर्ट हुआ होगा, पहला सेकंड में, पहला मिनट में। और दूसरा मिनट में क्या हुआ होगा बच्चों, तो ये दूसरा मोल भी जाकर इसमें कन्वर्ट हो गया होगा। तो 1 + 1 कितना हो गया बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 मिनट में 2 मोल पूरा चेंज। तो बच्चों अभिक्रिया के सांद्रण में अभिकारक के परिवर्तन बटा समय अंतराल वही बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को जिस तरीके से हमने लेट किया था, तो इसकी क्या हो गई वेग, 1 मोल पर मिनट हो गया, या सेकंड में अगर रहेगा तो सेकंड हो जाएगा बच्चों। तो वही चीज़ को आपको क्लियरली समझना। तो इसमें क्या हुआ बच्चों कि पहले मिनट में 1 मोल तो कट गया, वो 1 मोल अगर पहले अगर देखा जाए बच्चों कि 2 मोल था, तो पहले मिनट में अगर 1 मोल बी बना लिया तो ये एक क्या हो गया, घट ना गया, 2 में से क्या बच गया, 1 बच गया अभी। अब अगर दूसरा मिनट जैसे हुआ, ये भी एक इसमें चेंज हो गया, यानी ये कितना हो गया, 2, अभी कितना हो गया, 0। तो क्या हुआ, ये सांद्रण इसका घट गया और उसका सांद्रण क्या हो गया, 2 हो गया, यानी बढ़ गया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखोगे बच्चों, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन जब होगा तो उसको माइनस से दिखाएंगे, और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन होगा तो उसको हम प्लस से दिखाएंगे। डेल्टा का मतलब कुछ वैल्यू होता है बच्चों, और सांद्रण दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ को ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखा देते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा बच्चों, तो अभिकारक के लिए हो जाएगा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और प्रतिफल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। नोट पॉइंट पे ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहा है कि अगर हमारा अभिक्रिया का रूप थोड़ा ऐसा हो, जैसे पहला अभिक्रिया का रूप हमने दिया ए सीधा बी ले लिया प्रतिफल, अगर मान लीजिए हमने ऐसा अभिक्रिया रखा हो जिसमें 1 से अधिक अभिकारक हो और जहाँ पर प्रतिफल भी अलग बन रहा हो, जो है ना, 1 बने या 1 से अधिक भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर अभिकारक तो हमारा ये हो गया, प्रतिफल ये हो गया। अब ऐसे केस में अगर हमको अभिक्रिया का वेग लिखना है बच्चों, यानी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो पहले अभिकारक कितने बच्चे, 2 हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों अभिकारक के लिए एक साइड वेग बनाएंगे, हम बारी बारी से बनाएंगे बच्चों। ए पदार्थ के लिए क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, इसलिए क्योंकि बच्चों ए क्या अभिकारक है, इसके सांद्रण परिवर्तन निगेटिव होगा और समय अंतराल क्या होगा, डेल्टा टी होगा, तो माइनस डेल ए बाई डेल टी, है ना। अब देखिए दूसरा जो अभिकारक है, इन्हें कि प्लस करके लिख दीजिएगा यहाँ पर, इसके लिए फिर अलग आपको इक्वेशन बनाना है। और जो संख्या होता है बच्चों, जैसे 2b लिखा हुआ है, तो जो संख्या होता है इस पर ध्यान देना थोड़ा बच्चों, कि किसी भी पदार्थ में जो संख्या होता है अभिकारक के मोल की संख्या, उसको हम लोग रेसिप्रोकल दिखाते हैं।
यानी कि 2 को अगर जब वेग में हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लगा देंगे साइन माइनस का, क्योंकि अभिकारक है, तो -1/2 इंटू डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, अगर 3 होता तो -1/3 होता। अब कहिएगा यहाँ नहीं हमने लगाया, तो यहाँ 1 था बच्चों, कुछ नहीं था, तो 1/1 तो 1 ही हो जाता, इसलिए नहीं लगाया। अब सी पदार्थ प्रतिपल है बच्चों, तो क्या लिखेंगे इसका सांद्रण प्लस, इसलिए क्योंकि प्रतिपल का सांद्रण पॉजिटिव दिखाते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो ये बच्चों इस तरह से आपको अभिक्रिया को दिखाना, इस पर एग्जाम्पल्स बताते हैं, इसको नोट कीजिए। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम एक अभिक्रिया लिखे है एग्जाम्पल में, यहाँ पर 2 अभिक्रिया हमने दिया बच्चों, और इसमें आपको करना क्या है कि इस रिएक्शन का आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाना है, यानी कि इस अभिक्रिया का वेग आपको बताना है। कैसे बताओगे बच्चों, और देखते हैं। तो अगर मान लो सपोज कहा गया ये समीकरण देकर आपसे कि इस अभिक्रिया का आप क्या बताएं, तो इस अभिक्रिया का वेग लिखें, तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, या इसको आप लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखने वाले हैं। तो अभिकारक हमारा क्या बच्चों, NH4NO3, तो अभिकारक के लिए क्या लिखते हैं, माइनस साइन, तो माइनस डेल, डेल कहेंगे डेल्टा को ही, NH4NO3, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट कर देंगे बंद। ठीक है बच्चों, बाई क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। अब देखो अभिकारक के लिए तो हमने लिख दिया बच्चों, अब आगे प्रतिपल भी है, तो आपको पता है अभिकारक प्रतिपल का सबका क्या होता है, हम इक्वल करके लिखते चले जाते हैं। अब आइए अभिकारक पे आइए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो खाली लिखा जाएगा क्या, माइनस, माइनस नहीं लिखेंगे, अभिकारक है तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बच्चों, प्लस डेल N2 बाई डेल टी। आगे बढ़िए, फिर क्या है, एक और है, एक और प्रतिपल है, तो प्लस नहीं करेंगे, फिर बराबर करके चलेंगे आगे। हर एक पदार्थ के अलग अलग वेग लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए, हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग वेग लिखा जाता है, न कि प्लस कर दीजिएगा आप। 2 है बच्चों लगा हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे, पता ना, रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो 1/2। प्लस क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि प्रतिपल है, सांद्रण इसका बढ़ रहा होगा, तो प्लस 1/2। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, डेल, फिर क्या हो जाएगा, H2O है, तो H2O लिख देंगे, बाई क्या लिख देंगे, डेल टी। तो ये बच्चों इस अभिक्रिया का क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से दूसरा जो समीकरण है, इसका भी अगर हमको लिखना हो बच्चों, तो इसका भी लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा बच्चों, तो 2 है ना, तो क्या लिखेंगे, अभिकारक में लगा हुआ है, -1/2 डेल्टा क्या हो जाएगा, H2O2 बाई डेल्टा टी। ठीक है, इस तरह से आप प्रतिपल पे आएंगे, इसमें भी 2 आगे लगा हुआ बच्चों, लिखेंगे +1/2। प्लस क्यों लगाया बच्चों यहाँ, क्योंकि देखो यहाँ अभिकारक है, तो अभिकारक वाला में माइनस साइन लगाना है, प्रतिफल वाला में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, डेल H2O बाई डेल टी लगाएंगे, और O2 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ कोई साइन नहीं है, ये मतलब यहाँ पे क्या कोई संख्या नहीं है, तो 1 को 1 ही छोड़ देंगे, तो खाली प्लस कर देंगे, प्लस साइन प्रतिपल के लिए, प्लस डेल O2 बाई डेल टी। तो ऐसे बच्चों क्या लिखा जाता है, अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है। और आपको किसी भी अभिक्रिया का वेग देगा बच्चों, तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बच्चों। तो अगला जो टॉपिक है कहता है बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या कह रहा है आपसे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है। तो बच्चों इसका सबसे पहले डिफिनेशन देख लीजिए, हमने लिख दिया है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक के कुल सांद्रण में परिवर्तन। जैसे कुल सांद्रण परिवर्तन कहने का मतलब बच्चों कि पहले सेकंड में कितना समय चेंज हुआ, पहले सेकंड में कितना सांद्रण चेंज हुआ, दूसरे सेकंड में कितना हुआ। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया को होने में अगर मान लीजिए 5 सेकंड का समय लगता है बच्चों, तो पहले सेकंड में कितना चेंज हुआ और 5वें सेकंड में कितना चेंज हुआ, है ना। यानी कि शुरू का और अंत का ये देखा जाता है, टोटल सांद्रण में चेंजिंग कितना आया है और टोटल समय कितना हुआ, पहला समय क्या था, अंतिम समय क्या है। तो औसत में वैसे निकाला जाता है। किसी अभिक्रिया में अभिकारक के कुल सांद्रण में परिवर्तन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, तो अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाता है। औसत वेग बराबर होगा कुल सांद्रण में परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल। तो चलिए बच्चों ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद हम व्यंजक पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों, व्यंजक पे। तो व्यंजक पे देखिए क्या कहता है कि एक अभिक्रिया बच्चों हमने लेट कर लिया, ए अभिकारक है और बी क्या बन रहा है, प्रतिफल बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने लिखा क्या बच्चों कि माना कि अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में x1 परिवर्तन होता है। कितना समय होता है, x1। कितना समय बच्चों, तो t1 समय में। अगर किसी भी अभिक्रिया में बच्चों अभिकारक का, इस जो अभिक्रिया दी हम, इसमें अभिकारक के सांद्रण में t1 समय में x1 चेंजिंग आ रहा है और t2 समय में कितना चेंजिंग आ रहा है बच्चों, x2 चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, सांद्रण में ध्यान देना। तो कुल सांद्रण में परिवर्तन क्या लिख सकते हो बच्चों तब, x2 माइनस x1।
लार्जर में से स्मॉल को घटाओगे, और कुल समय अंतराल क्या बचा, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः अभिक्रिया का औसत वेग क्या होगा बच्चों, तो फॉर्मूला क्या था, कुल सांद्रण में परिवर्तन बटा कुल समय अंतराल। तो कुल सांद्रण में परिवर्तन x2 माइनस x1, और बाई क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। आपको ये माइनस साइन कन्फ्यूज कर रहा होगा बच्चों कि ये माइनस क्यों हमने आगे लगा दिया। तो बच्चों इसलिए क्योंकि हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि जब जब आप अभिक्रिया का वेग अभिकारक के थ्रू लिखोगे तो हमेशा क्या लिखोगे, माइनस का साइन आगे लगाओ, क्योंकि अभिकारक के सांद्रण में क्या होता है, कमी होता है। तो इसलिए हमने किसके लिए लिखा, अभिकारक के लिए लिखा है बच्चों व्यंजक, तो इसलिए आगे हमने क्या साइन लगा दिया है, माइनस साइन लगा दिया है। तो ये क्या हो गया बच्चों, अभिक्रिया का औसत वेग हो गया। इसको आप नोट करोगे। तो देखो बच्चों, अभिक्रिया के औसत वेग के बाद हम आ रहे हैं अभिक्रिया का जो मेन औसत वेग का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आलेख। ये आपको क्लियर करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कि आप आलेख कैसे बताओगे बच्चों, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर एक एक्स एक्सिस लिए हैं बच्चों और एक वाई एक्सिस लिए हैं। दो एक्सिस हमने बनाया बच्चों। पहले एक्सिस में हमने क्या लिया है, समय अंतराल t को, और जो है वाई एक्सिस पे क्या लिया है, सांद्रण में परिवर्तन x को दिखाया जा रहा है। तो बच्चों देखो हमने इस ग्राफ को क्या किया, यहाँ से अगर अरेंज करेंगे तो ये T1 टाइम है, फिर आगे जाकर टाइम क्या लिया हमने, T2। अब सांद्रण में देखो यहाँ ध्यान दो बच्चों, हमने x2 पहले ले लिया, x1 ऊपर ले लिया। अब आपको लग रहा हो ऐसा कैसे, तो बच्चों ये अभिकारक है, और आपको पता है कि अभिकारक के सांद्रण में क्या होता है बच्चों की कमी आता है, यानी पहला सांद्रण ज़्यादा होगा, अंतिम सांद्रण क्या होगा, कम होगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि x2 का वैल्यू जो है x1 से छोटा है, इसलिए x2 को हमने क्या रखा है, नीचे रखा है, और x1 की वैल्यू ज़्यादा होती है इसलिए x1 को क्या रखा है, ऊपर रखा है ग्राफ पे। अब बच्चों हम क्या करते हैं, T1 समय में कितना सांद्रण परिवर्तन हो रहा है, x1, तो x1 को हमने किससे मिला दिया, T1 से। T2 समय में सांद्रण में कितना परिवर्तन हो रहा है, x2, तो हमने x2 को क्या मिला दिया, T2 से। अब देखो बच्चों, दोनों का जो क्रॉस बिंदु है, कटान बिंदु है, इसको आपस में मिला देंगे बच्चों। क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक कर्व बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, एक कर्व। यही जो कर्व है बच्चों, ये बताता है x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1 को बताता है, यानी अभिक्रिया का क्या बताता है बच्चों, ये यही बताता है कर्व, औसत वेग को बताता है। किसको बताता है बच्चों, औसत वेग को। तो ये ग्राफ है बच्चों, इस पर ध्यान देना और इसको जो है नोट करना। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो देखो बच्चों, हमने बताया था आपको शुरुआत में चैप्टर में कि अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग निकालने का एक प्रोसेस है जिसका हम जिक्र करेंगे, है ना। अब देखिए ये क्या कहता है बच्चों, कैसे निकालते हैं, कहता है डिफिनेशन कि अल्प समय में अभिकारक के अल्प सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, अल्प समय में अभिकारक के अल्प सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। अभिक्रिया की तात्क्षणिक वेग निर्धारित करने के लिए अभिक्रिया के औसत वेग के आलेख से प्राप्त वक्र, जो कर्व प्राप्त हुआ है बच्चों, ठीक है, उसके किसी भी बिंदु का हम उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अभिक्रिया की तात्क्षणिक वेग को दिखाने के लिए बच्चों हम लोग अभिक्रिया के औसत वेग का ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि अब इसके बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसको नोट करेंगे। तो देखो बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट यानी तात्क्षणिक वेग को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो अल्प समय में अभिकारक के अल्प सांद्रण में परिवर्तन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, और इसके लिए हमने क्या बताया कि इसको दिखाने के लिए हम अभिक्रिया के औसत वेग का आलेख का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर एक आलेख दिखाया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप नजर आ रहा है आपको, ये समय का ग्राफ है एक्स, और जो वाई है वो सांद्रण का ग्राफ, उसको हमने बनाया है। तो बच्चों हमने क्या कहा कि हम औसत वेग के जो वक्र प्राप्त हुआ, जो कर्व प्राप्त हुआ, उसको किसी भी बिंदु से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ले लेते हैं बच्चों। तो देखिए आप औसत वेग में इस तरीके का कर्व प्राप्त हुआ था बच्चों, बिल्कुल। अब इसमें कोई भी एक बिंदु बना लो बच्चों। मान लो हम ये बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। क्या दे देते हैं बच्चों, P। तो अगर हम देखो P पर के देखें तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम यहाँ स्टेट इससे मिला देते हैं बच्चों, ठीक है। और ये स्टेट जो हमने मिला दिया, तो ये समय परिवर्तन है, छोटा समय बच्चों, जिसको हम डेल्टा T ले लेंगे, ध्यान देना। और अब क्या करते हैं बच्चों कि सांद्रण में कुछ तो चेंजिंग हुआ, छोटा सा ही। मान लीजिए मेरा इनिशियल सांद्रण है बच्चों, यहाँ पर A हम है, और हमारा दूसरा सांद्रण मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा था, ठीक है। क्या बढ़ा था बच्चों, ये मान लीजिए कहाँ तक बढ़ा था, ये B तक बढ़ा था, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसको बच्चों इससे मिला देते हैं, किससे, इस पॉइंट से, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ पर अल्प सांद्रण में चेंजिंग कितना हो गया बच्चों, तो यहाँ पर अल्प सांद्रण में चेंजिंग को हम ले लेते हैं बच्चों dx। क्या ले लेते हैं, dx। यहाँ dx है, और यहाँ अल्प सांद्रण में परिवर्तन समय अंतराल को dt ले लो।
छोटा वैल्यू को हम लोग बच्चों डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना, dx ले लेते हैं, साधारण में छोटा परिवर्तन को, समय अंतराल के छोटा परिवर्तन को क्या ले लेते हैं बच्चों, dt। अब यहाँ पर कुछ तो एंगल बना होगा बच्चों, मान लेते हैं थीटा ले लेते हैं। कितना एंगल बना, थीटा एंगल बना। तो बच्चों ध्यान देना, इस पूरे फिगर में बच्चों हम अगर देखें तो हम लिखें कि त्रिभुज है ना, कौन सा, APB में बच्चों क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ यानी कि क्या हो जाएगा, AB बाई क्या हो जाएगा बच्चों, AP, यानी कि AB बाई क्या हो जाएगा, AP। हमारा AB कितना वैल्यू है बच्चों, dx, और AP क्या है, dt, यानी कि dx बाई क्या आ जाएगा, dt। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का जो है ना क्या लिखेंगे, इसलिए अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग लिखेंगे। अब तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा बच्चों, तो dx बाई dt। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा, dx बाई dt। अब बच्चों यहाँ पर हमने लिख दिया अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा, dx बाई dt। आप आगे उसके साइन बच्चों माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अभिकारक के सांद्रण के लिए लिखा जा रहा है, तो निगेटिव साइन लेकर चल लेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अभी यहाँ पर अगर हम नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे अभिक्रिया में आप जरूर लगाना, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस पर हम आपको एक उदाहरण देते हैं, पहले एक एक्सप्रेशन दे देते हैं। एक्सप्रेशन में देखना बच्चों, व्यंजक में क्या है, जैसे अगर मान लो कि लेट कर लो, मान लेते हैं, माना कि अभिक्रिया इस प्रकार है, जैसा हम लिख रहे हैं अभिक्रिया बच्चों, उस प्रकार का अभिक्रिया है। अभिक्रिया इस प्रकार है, कैसा अभिक्रिया बच्चों, A + 2B, और प्रतिफल क्या बन रहा है, C। तो बच्चों अगर मान लो इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या लिखना है, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग लिखना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तात्क्षणिक वेग dx बाई dt होता है ना, तो यानी कि आपको अब dx बाई dt के फॉर्म में लिखना है, डेल्टा के फॉर्म में नहीं लिखना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, -da बाई dt। समझे, अभिकारक के लिए माइनस लगा दिए जो बता रहे थे बच्चों। फिर आगे क्या है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, -1/2 dB बाई dt। ठीक है, वैसे ही चलना है बच्चों, खाली डेल्टा की जगह d इस्तेमाल कर लेना है। और फिर आगे चलते हैं बच्चों, प्रतिफल के लिए क्या लिखेंगे, +dc बाई dt। तो ये हो गया बच्चों अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कैसे लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखा जाता है, ये हमने बताया। इसको आप जल्दी से नोट कर लोगे। तो देखो बच्चों, तात्क्षणिक वेग कैसे लिखते हैं, इसके लिए हमने आपको 2 एग्जांपल यहाँ पर देंगे बच्चों। जैसा अभिक्रिया आपको ऐसा लिखा हुआ है 2HI, अभिक्रिया करके ये पता आपको अपघटन करके H2 + I2 में चेंज हो जाता है बच्चों। तो अगर इसका हमको लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, तात्क्षणिक वेग लिखना है। क्या लिखना है, इसका तात्क्षणिक वेग लिखना है। इसको कहते हैं बच्चों हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है बच्चों, तो कैसे लिखते हैं आपको पता है, dx बाई dt के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं बच्चों, dx बाई dt के रूप में। तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 dhi बाई dt अभिकारक के लिए। फिर प्रतिफल के लिए क्या लिखेंगे, +dh2 बाई dt, है ना, क्या लिखेंगे, dt, है ना। अब यहाँ एक था तो एक था, तो एक के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों। फिर लिखेंगे +di2 बाई dt। अगर इसके लिए लिख रहे हैं बच्चों हमको, देखिए दूसरा अभिक्रिया, इसका अगर मान लीजिए अभिक्रिया का हमको क्या लिखना है बच्चों, तात्क्षणिक वेग लिखना है। क्या लिखना है, तात्क्षणिक वेग लिखना है बच्चों। तात्क्षणिक वेग किससे दिखाते हैं, dx बाई dt के फॉर्म में। ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वहाँ पर कि तात्क्षणिक वेग किसके रूप में दिखाएंगे, dx बाई dt के रूप में। तो क्या होगा बच्चों, तो हो जाएगा -d n2 बाई dt बराबर क्या हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर बच्चों देखो तो क्या है, यहाँ पर लिखते हैं -1/3, क्योंकि 3 है तो -1/3 हो जाएगा, dh2 बाई dt। और फिर प्रतिफल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 2 है तो +1/2, क्योंकि प्लस साइन क्योंकि प्रतिफल है, इंटू dnh3 बाई dt। तो बच्चों ऐसे लिखते हैं हम लोग अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो बच्चों आज के लेक्चर वीडियो में हमने आपको अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का औसत वेग और अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग ये कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हमने बताया बच्चों। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इससे कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होगा बच्चों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।